हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनीति। तो ये हमारा 6 सेशन है यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज का, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। एंड पार्ट 2 है हमारा इकोनोमेट्रिक एंड स्टैट सेशन का। सो अगर इससे पहले आपने हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड छोटे छोटे पार्ट में करके समझाने की कोशिश की है। एंड आज पार्ट 2 है, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स को डील करेंगे, क्योंकि जब भी यूजीसी नेट पेपर हार्ड बनाता है तो बहुत ज्यादा स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स के क्वेश्चन डालता है। ये मैं नहीं कह रही, आप अभी मैं आपको पेपर शो करूंगी, दिखाऊंगी, उसमें देखना कितने ज्यादा हर साल पूछे गए हैं। अगर आप बिकॉज अभी हमारे एग्जाम में 30 डेज बचा हुआ है, क्योंकि आपका एग्जाम शेड्यूल है 31 दिसंबर से। एंड इस 30 डेज में आपको अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करके सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से लगा लेना एंड उसके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया है। सारे को अच्छे से देख लेना, उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि अगर आप इन समय को मैक्सिमाइज करोगे तो आपके पास आपका जो सिलेबस है वो 75% सिलेबस कवर हो जाएगा, जो के लिए जेआरएफ के लिए बहुत, मतलब जेआरएफ आपका इसमें निकल जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने हमारी सारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। और आज की क्लास में हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके चीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट, सारी चीजों को डील करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे एंड हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इकोनीति ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड हमारा हमारे फ्री प्रीव्यू कोर्स से जुड़ जाइए, जो कि आपको हमारे वेबसाइट फ्री प्रीव्यू कोर्स से जुड़ जाइए, जो कि हमारे वेबसाइट econiti.org पे आपको मिलेगा। वहाँ आपको सारे रिसोर्सेस, इसके पीडीएफ्स एंड आने वाली क्लासेस, सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा 50% ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर हम लोगों से जुड़ने के लिए, जिसमें आपको 3 मेंटरशिप प्रोग्राम मुझसे एंड मानवी मैम से मेंटरशिप लेने का मौका मिलेगा। एंड आपको बहुत सारे मॉक्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सब प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, सो जुड़िए, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि अभी आपके पास अप्रॉक्स, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ, 30 डेज लेफ्ट है, राइट। तो इस 30 डेज में आपको अभी करना क्या है, आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। उसके लिए हमारे वीडियो को फॉलो करिए, क्योंकि हम वीडियो अपने वीडियोस में ना, द मेन ऑब्जेक्टिव कि हम कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, उससे साथ साथ आसपास की चीजें भी पढ़ लेते हैं। इससे आपका 75% सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका इतना इनफ है जेआरएफ के लिए। ठीक है। सो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। एंड हमारे जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ट्रिक्स, ऐसे करके सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था। इससे पहले हम लोगों ने ये सारे यूनिट रूट एंड ये सारे टेस्ट के बारे में बात कर लिया था। ओके। द सिक्स नंबर ऑफ फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोन अप अ डिफरेंट नंबर? बोल रहा है कि 6 डाइस को, मतलब डाइस को फेंका गया लगातार साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस, जो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर जो भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर फेस कर रहा है, आई मीन जब भी वो फेंक रहे हैं अलग अलग नंबर शो कर रहा है, क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कि पहले हमारा टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा, क्या बोल रहा है कि ईच डाई हैज 6 फेस। सारे मतलब जो भी डाइज है उसके सारे की
कितने फेसेस है? 6 फेस, 6 फेसेस है। अब अगर हम उसको फेंक रहे हैं, रोलिंग ऑफ 6 डाई, 6 डाइस, अगर 6 डाइस को फेंक रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 6 फेसेस आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, तो यानी कि सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आएंगे। यानी कितने हो सकते हैं? 6 बार फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 6 to the power 6 इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बन सकता है। ठीक है, नाउ दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है कि अब इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं। ये हमने टोटल पॉसिबल आउटकम की, अगर हम किसी डाई को फेंकेंगे 6 बार तो ये पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। अब फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हो सकता है कि पहली डाई में हमने जो रोल किया, फर्स्ट डाई में, हो सकता है कि आपका फर्स्ट डाइस में आपने रोल किया वो 6 आ सकता है। सेकेंड डाइस में आपने रोल किया 5 आउटकम आएंगे। ठीक है, थर्ड में आपके 4th आएंगे। ऐसे करके जब लास्ट डाई फेंकोगे उसमें 1 आएंगे। मतलब कि आउटकम कैसे कैसे बन रहे हैं, फेवरेबल आउटकम। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि जो भी फेवरेबल आउटकम आएंगे वो 6 फैक्टोरियल के टर्म में आएंगे। ठीक है, 6 फैक्टोरियल के टर्म में आएंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन, ये तो टोटल नीचे जाएगा ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही है प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 6 फैक्टोरियल, 6 to the power 6। और टोटल आउटकम क्या है? ओहो, मैं क्या लिख रही हूँ, गड़बड़ गड़बड़, सॉरी। 6 फैक्टोरियल आपके फेवरेबल आउटकम है एंड टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 6 to the power 6 है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करने नहीं जाना है क्योंकि आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया है। ठीक है, आपको, आप इतना नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो ये नहीं होगा। 6, इसकी पावर गायब है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 to the power 6, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग है। टाइप 2 एरर, मीन इज ग्रेटर देन मोड, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, ये आपका जाएगा टाइम रिवर्सल टेस्ट में। होमोजेनियस पॉपुलेशन, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोल दिया था। होमोजेनियस पॉपुलेशन इज फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मीन इज ग्रेटर देन मोड, ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड में आता है। टाइप 2 एरर आपका नॉट रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो देख लेते हैं ABCD। एग्जाम में हमेशा ऐसे ही लिखना ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ए का 2 2 3 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। राइट, तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हो स्क्रीन पे दे रहे होगे, तो जब एग्जाम आप दे रहे हो ना तो आप बोलते जाओ। जैसे मैं बोलती हूँ 2 3 4 1, 2 3 4 1, क्या होता है कुछ बच्चे 2 3 4 1 लगा बोल रहे हो और लगा देंगे 2 3 1 4, दे दिया यहाँ पे 1 4, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोलना एग्जाम में कि 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ये आपका, तो हमने ये पढ़ लिया भाई कि ये सारे क्या है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे है कि हम ये कंसेप्ट पढ़ लें कि टाइप 2 एरर क्या है, मीन इज ग्रेटर देन। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मैं इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। मेक श्योर आप इसको नोट डाउन करते जाना। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लेट मी चूज अनदर कलर। हर बार एक ही कलर से नहीं लिखूंगी। यस, ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड। देखो, जो भी पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है।
अब ये क्यों को यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी चीज का इन्फरेंसेस निकालने के लिए, उससे परिणाम क्या निकला। ठीक है मेरी हिंदी जनता, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत ज्यादा सिंपल और हिंदी समझाने की, ताकि आप भी इसको पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स सारे ना इंग्लिश में ही दिए हैं, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, किन सारे इंग्लिश में लिखे हैं। तो आप भी कोशिश करो कि इंग्लिश में ही उसको पढ़ो। इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ही पढ़ना बहुत ज्यादा बेटर रहता है, बट अगर आप नहीं ऐसे भी पढ़ना चाहते हो तो मैं बहुत ज्यादा हिंदी और सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो क्या है? यूज फॉर मेकिंग, यूज टू मेक डिसीजन और इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन, किसके बारे में इन्फरेंस करेगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, किस पे अब क्या, मतलब पॉपुलेशन के बारे में कर रहा है तो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल है, सैंपल डेटा। ठीक है, अब इससे क्या करेगा ये, मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होगा, इससे क्या हम क्या इन्फर करेंगे? हम ये इन्फर करेंगे कि जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है और जो चीज हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, वो हमारा पैरामीटर ट्रू है कि नहीं, क्या है, ट्रू है कि नहीं, ट्रू है, नॉट ट्रू। क्लियर? ट्रू है कि नहीं ट्रू है। अब एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा पॉपुलेशन है, दिस इज व्हाट पॉपुलेशन। अब इसमें से मैंने इतना डेटा कलेक्ट किया और ये हमारा बन गया सैंपल, मतलब पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं हम ले सकते ना, 150 125 करोड़ जनता का हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। देन अब हमें प्रूफ का, हमने सैंपल कलेक्ट करके हमें ये प्रूफ करना है कि इस सैंपल में से सबकी जो एवरेज इनकम है वो आपकी क्या हो सकती है, 10K। हमें ये प्रूफ करना है कि एवरेज इनकम 10K है। ठीक है, ये हमने क्या सेट किया, ये क्लेम सेट किया, इसी को हम बोल रहे हैं हाइपोथेसिस सेट किया, कि जो भी हमने सैंपल लिया है उसमें से जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज, ऑन एन एवरेज इनकम 10,000 है। ये सही है कि नहीं, ट्रू और नॉट ट्रू, यही हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम दो तरीके के टेस्ट को यूज करते हैं, आई मीन दो तरीके के अप्रोच को यूज करते हैं। पहला आपका आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये ऐसा है ना जिसको हम ऑलवेज डिसअप्रूव करना चाहते हैं, ऑलवेज हम इसको खारिज करना चाहते हैं अपने जीवन में से, लेकिन फिर भी चला आता है, ऑलवेज डिसअप्रूव, ऑलवेज डिसअप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से। एक आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब इसको हम बोलते हैं कि भाई तुम प्रूफ हो जाओ, प्रूफ हो जाए, कैसे भी करके प्रूफ हो जाओ। ठीक है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जिसको हम HA से डिनोट करते हैं या फिर H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने इंटरप्रिटेशन देख लिया। अब ये जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है ये ऑलवेज इक्वल टू के साइन में होता है, किसके, इक्वल टू के साइन में होता है। जैसे हमने क्या लिखा कि नल हाइपोथेसिस, हमने ये रखा कि जो म्यू है यानी मीन है वो 10,000 या 10,000 है। ठीक है, ये आपका हमने नल हाइपोथेसिस रखा। अब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू के फॉर्म में होता है। नॉट इक्वल टू फॉर्म में होगा यानी कि या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो ये लेस देन होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू के फॉर्म में होने की वजह से इसमें एग्जिस्ट करता है टू टेल टेस्ट। बहुत ही मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट यानी कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 10K हुई, ठीक है, ग्रेटर देन 10K हुई तो ये राइट टेल टेस्ट होगा।
कि सारे जो डेटा है ना वो राइट साइड में ग्राफ के हमारे टेल्स में लाई कर रहे हैं, राइट टेल टेस्ट, एंड म्यू इज लेस देन 10K, तो ये आपका लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। ओके, नाउ ये तो हमने ओवरव्यू देखा। अब हम देखते हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं, ये भी पूछता है। यस, स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले हम, अब आपसे स्टेप पूछ रहा है कि हाइपोथेसिस आप कर रहे हो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के स्टेप क्या है, अरेंज करने को दे दिया क्रोनोलॉजी में, सबसे पहले क्या होगा ऐसे करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, पहले हमने क्लेम किया कि 10,000 सैलरी है सैंपल का ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो हमने फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस को। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है। सेकंड हमारा, हम चूज करेंगे सिग्निफिकेंस लेवल को, सिग्निफिकेंस लेवल विच इज अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि इतने से ये लेवल होता है जहां पे डेटा लाई करता है कि इतने से इतने में हमारा अगर वैल्यू लाई कर रही है तो सिग्निफिकेंट है, नहीं तो इनसिग्निफिकेंट होगी। नाउ थर्ड इज आपका, हम सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करने के बाद टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट टेस्ट कि इसमें कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक लगेगा। ठीक है, कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगेंगे, जैसे जेड टेस्ट, आपका टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, या एफ टेस्ट लगेंगे। मेक श्योर आप इन सारे टेस्ट के बारे में पढ़ लेना, ये आपका काम है, इसको आप पढ़ लेना। काई स्क्वायर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप इनके बारे में पढ़ लेना। ओके, नाउ आफ्टर टेस्ट सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस टेस्ट से और इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर हम जो हमारी वैल्यू आएगी, इससे हम अपना क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। क्रिटिकल डिटरमाइन, डिटरमाइन क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो वैल्यू आई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी वैल्यू, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी पी की जो वैल्यू आई है वो अल्फा से कम है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और ये बोलेंगे कि हाँ, ये ये जो हमारा टेस्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी मैंने जो क्लेम किया था वो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर p की वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा है तो हम क्या बोलेंगे कि रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को रिजेक्ट करने में हम असमर्थ हो गए, यानी कि जो हमारा हमने जो प्रूव किया था वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट है। क्लियर है, ये हमने, ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। आफ्टर दैट सिक्स पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिफ्थ पॉइंट के बेसिस पे हम अपना डिसीजन करेंगे, मेक डिसीजन ऑन दैट बेसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे। राइट, ये हमारा कुछ आपका स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, मेक श्योर आप इसको लिख लोगे। नाउ मूव ऑन टू अनदर, नेक्स्ट इसके अंदर है एरर्स। एरर्स जो कि आपको बहुत आपके लिए मतलब एग्जाम में पूछता है। तो इसमें दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है टाइप वन एरर, एक होते हैं टाइप टू एरर। टाइप वन एरर क्या होता है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप टू एरर को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइप वन एरर क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, जब ये सही था, जब एच नॉट सही था फिर भी मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया,
ठीक है, तो इसका मैं, ये बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे, तो मैंने क्या, इसका निमोनिक रख लिया था रोहित। रोहित तो नहीं प्रॉपर बनेगा, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, देखो ये कुछ सिमिलर रोहित से मिल रहा है, रोहित नाम मैंने ऐसे रख लिया था। तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, ये आपका टाइप 1 एरर हो गया। नाउ टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 आपका बताता है कि मैंने, we fail to reject h naught when it is false। मतलब वो गलत था, एच नॉट गलत था, लेकिन हम फेल हो गए उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसका मैंने निमोनिक बनाया था, जस्ट अपोजिट कर देना, एक्सेप्ट, यानी कि हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, एच नॉट को, जबकि वो गलत था। एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स, ये है टाइप 2 एरर। ठीक है, ये न्यूमोनिक याद रख लेना। अब इन दोनों में से आपको डेंजरस कौन सा लगता है? जो गलत था उसको रिजेक्ट कर दिए, जो मतलब वो सही था उसको रिजेक्ट कर दिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने, एक्सेप्ट एच नॉट, जबकि वो गलत है, तो यानी कि ये डेंजरस है, टाइप 2 इज वेरी डेंजरस। ये अगर आपके मॉडल में होगा तो ये आपके लिए खतरनाक होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ इसी में एक टर्म आता है 1 - बीटा। 1 - बीटा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग एच नॉट, कि हम एच नॉट की को रिजेक्ट करने की हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है। एच नॉट व्हेन, इसको मैं यहां लिख देती हूँ, व्हेन H1 इज ट्रू, राइट, जब अल्टरनेटिव ट्रू था। ये हमारा ओवरऑल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। मेक श्योर आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी के अंदर आपसे कभी कभी जेड वैल्यूज पूछ लेता है, जेड वैल्यूज, कि जेड की क्या क्या वैल्यूज होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा चीट नोट मैं दे रही हूँ। जेड अल्फा/2, ये आपका वैल्यूज होती है जो कि हम मेजर करते हैं लाइन पे। ठीक है, 1% पे जेड की वैल्यू आपकी होगी, यहाँ नहीं लिखती हूँ, लेट मी इरेज। 1% पे आपकी जेड अल्फा/2 की वैल्यू प्लस माइनस, ये रीजन है, ठीक है, रीजन की वैल्यू है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे प्लस माइनस 1.96। 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे प्लस माइनस 1.645। इसको आप रट लेना, ये पूछता है एग्जाम पे कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जेड वैल्यू का वैल्यू क्या है, रीजन की वैल्यू क्या है, जब आप 5 लेवल या 10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखोगे तब। ओके, तो ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, जो कि बहुत ज्यादा मैंने आपको डीप में बताया है। मेक श्योर इसके सारे आप नोट्स बना लेना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, इसमें और भी था बहुत सारा। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस आपका मेजर करता है कि आपका डेटा कितना स्क्यूड है, कितना ज्यादा हाईली स्क्यूड है। ऐसे होता है ना, स्क्यूनेस मेजर करता है इधर साइड कि आपका डेटा कितना स्क्यूड है। ये तो नॉर्मल है, ये जीरो है, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो जीरो स्क्यूनेस होता है। अगर यही आपका इस साइड हो गया और डेटा आपका इधर लाई कर गया मीन से, तो ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ओके, और भी देख लेते हैं। यस, मैंने तो दिया, मैं भूल गई थी, मैंने आपको ये दिया है ब्रह्मास्त्र चीट शीट। अब ये ब्रह्मास्त्र चीट शीट मैंने इसका नाम क्यों रखा? देखो मैं क्यों रखी हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बताया, देखो कितनी बहुत ही इजीली वे में लिखा हुआ है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए। नल हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेटिव
हाइपोथेसिस क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप वन एरर एंड वैल्यू, कॉमन वैल्यू, टाइप वन एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, स्टेप्स क्या है, देखो कैसे स्टेप्स इसमें शॉर्ट में दिया है। ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट। ये याद कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा, बार 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 देखो। जेट की क्रिटिकल वैल्यूज कितनी होती है जब 1%, 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जेट क्रिटिकल वैल्यू, वन टेल टेस्ट, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, पी वैल्यू। नाउ अनदर ब्रह्मास्त्र चीट शीट, जिसमें मैंने आपको स्क्यूनेस के बारे में बताया है। स्क्यूनेस क्या होता है आपका, जब मेजर ऑफ एसिमेट्रिक डेटा, जो मैंने आपको बताया ना कि डेटा एसिमेट्रिक है, कहीं बहुत ज्यादा हो गया है, लाई कर रहा है, इधर साइड लाई कर रहा है, कभी डेटा इधर साइड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये आपका है। ये आप देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस कब होगा, जब आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन होगा। नेगेटिव कब होगा, ये भी मेंशन है, जीरो भी कब होगा। एंड पियर्सन कोफिशिएंट, इसके स्क्यूनेस मेजर कैसे होता है, स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन अपॉन मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप पीजीटी का पेपर देते हो ना, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीजीटी के पेपर में फेवरेट क्वेश्चन। मीन निकालने को दे देगा ऐसे, सॉरी स्क्यूनेस दे देगा, मीन दे देगा, मोड दे देगा, आपको स्क्यूनेस निकालने को बोलेगा। तो मेक श्योर आप इसको करना। मतलब मैं जब पेपर देती तो मुझे देख के ही खुशी हो जाता था कि वाह कितना इजी दे दिया। पियर्सन सेकेंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये भी आपको दिया है। मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट, ये देखो ये कितनी इजी से, स्क्यूनेस इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन टू द पावर क्यूब। स्क्यूनेस का इंटरप्रिटेशन। अब आ गया कर्टेसिस। कर्टेसिस, स्क्यूनेस दे रहे हो तो कर्टेसिस भी क्यों नहीं दूंगी। कर्टेसिस क्या होता है, ये आपकी डेटा की पिक्डनेस को मेजर करता है कि आपका डेटा हाईली पिक्ड है, फ्लैट है, कैसा है, ठीक है। अगर मेसोकर्टिक है तो नॉर्मल कर्व में आएगा, ठीक है। लेप्टोकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है तो कैसे आएगा, ठीक है। लेप्टोमंस होता है टॉल या हैवी, प्लैटिमंस होता है फ्लैट और लाइट। आपका मेसोकर्टिक ये वाला जो है आपका, ये मेसोकर्टिक है, मेसोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक मीन्स क्या होता है कि ऐसे, नहीं नहीं सॉरी, मैंने गड़बड़ बना दिया। लेप्टोकर्टिक मीन्स होता है हाईली टॉल, और आपका प्लैटिकर्टिक ऐसे होता है, बन भी नहीं पा रहा है, ये ऐसे होता है, राइट। ठीक है, इसके कर्टिस इसके फॉर्मूला है, एक बार देख लेना। इंटरप्रिटेशन है कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन दिस क्या हो सकता है। नाउ सेकंड चीट शीट, थर्ड चीट शीट, देखो हमने सारे एक क्वेश्चन से कितनी चीजें कर ली। इसी को बोलते हैं चिटिंग करना, देख के चिटिंग करना, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ लेना। मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बता दिया, स्क्यूनेस बता दिया, सिम ये वाला आपको मैंने लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया एक चीट शीट दिया हुआ है, जिसमें मैंने सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सिंपल सिंपल रैंडम एंड क्लस्टर, ये सारी चीजें उसमें दी है। लास्ट क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। ओके, ओके। तो ये जो आपका टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर, ये आपका प्राइस इंडेक्स में आता है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जब आपका प्राइस और क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर ईयर में चेंज हो रहा है। प्राइस इंडेक्स मींस मेजर ऑफ चेंज इन अ प्राइस ऑफ गुड्स ओवर टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आपका डिपेंड करता है कि आप लास्ट पेयर्स यूज कर रहे हो, पास्ट ईयर्स यूज कर रहे हो, फिर फिशर फॉर्मूला यूज कर रहे हो। क्वांटिटेटिव इंडेक्स मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटेटिव क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ओवर टाइम, कि जैसे जैसे क्वांटिटी, समय के हिसाब से आपकी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ वैल्यू इंडेक्स आपका क्या होता है, मेजर्स द वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज मतलब कि आपकी किसी भी गुड्स की वैल्यू में कितनी चेंज हो रही है, यानी कि समेशन P1 अभी का प्राइस, अभी की क्वांटिटी अपॉन पुराना प्राइस, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है, ये मेजर करता है। नाउ ये आपका लास्ट प्राइस प्राइस इंडेक्स है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का कारण क्या है कि लास्ट प्राइस हमेशा
लैसप्रेस हमेशा बेस क्वांटिटी रखता है। तो आप एक चीट नोट ऐसे भी लिख सकते हो कि लैसप्रेस BQ एंड पैचेस BP। ठीक है। BP मतलब क्या है? नहीं, BP, हाँ, BP नहीं, प्रेजेंट। मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ, प्रेजेंट क्वांटिटी। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके। लैसप्रेस आपका बेस, उसका बेस क्या होता है? क्वांटिटी BQ। पैस्चेज, पैस्चेज आपका क्वांटिटी जो रहता है वो करंट होता है, QC। ठीक है। LBQ PQC। ठीक है। अब ये क्या क्यों मैंने बताया, देखो यहाँ पे लैसप्रेस के फॉर्मूले में इसका जो क्वांटिटी है ना वो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है, और पैस्चेस के फॉर्मूले में जो क्वांटिटी है ना वो करंट ईयर की क्वांटिटी लेके कैलकुलेट करता है। तो आप इसको लिख लेना LBQ PQC, यानी कि लैसप्रेस बेस आपका क्वांटिटी है, चेंज नहीं हो रहा है। पैस्चेस क्वांटिटी आपका करंट यूज किया है, बेस नहीं यूज किया है, बेस ईयर नहीं यूज किया है। ठीक है। लैसप्रेस अब आपसे पूछता है कि लैसप्रेस आपका कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करता है, यानी आई मीन कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो लैसप्रेस आपका ना तो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी नहीं सेटिस्फाई करता है, लेकिन आपका यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मेक श्योर आप ये नोट डाउन कर लेना ये सारी चीजें। पैस्चेज आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट नहीं, यस यूनिट रिवर्सल टेस्ट यूज करता है, आई मीन सेटिस्फाई करता है। फिशर आपका एक आइडियल इंडेक्स है, ये SQRT का मतलब क्या होता है? अंडर रूट लैसप्रेस एंड पैस्चेस। फिशर आपका आइडियल इंडेक्स इसको कहा जाता है। क्यों क्यों इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये ऐसे सारे चीट नोट्स हैं। देखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ये आपका टेस्ट होता है, फिश ये सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मैंने ये लिख के दिया है आपको कि P01 ऐसे करके कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर दी फॉर्मूला ऑफ इट, बट एक बार आप देख लेना बुक से। ठीक है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सारी सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, एंड कौन कौन से इंडेक्सेस ये सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चीट नोट्स। मतलब मुझे अपने टाइम में मिला होता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, और मैंने ये सारे खुद से बनाए हैं। तो बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। ठीक है वीडियो में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ वेरिएबल हैज m कैटेगरीज, वी कैन रन द रिग्रेशन यूजिंग m कैटेगरीज। मतलब क्या? ये डमी वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। डमी वेरिएबल का कंसेप्ट है कि अगर आपके पास वेरिएबल m कैटेगरीज में है तो आप जो वेरिएबल है m-1 कैटेगरीज में यूज करेंगे और इंटरसेप्ट इंक्लूड होगा। तो एक बार मैं आपको डमी वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। कि डमी वेरिएबल आपका बाइन मतलब 0 और 1 में होता है। ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है वेदर, इंडिकेटिंग वेदर ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है, वेदर ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू कैटेगरी और नॉट बिलोंग्स टू कैटेगरी और नॉट। ठीक है। कैटेगरी से बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। तो ये क्या करता है? टू रिप्रेजेंट m कैटेगरी, टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है m कैटेगरीज। जैसे हम बोलते हैं ना, x टेल्स टू n नंबर ऑफ कैटेगरीज, इसीलिए यहाँ पे हम m कैटेगरी यूज कर रहे हैं कि ये m कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। जो m कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने मॉडल में डमी वेरिएबल यूज करते हैं, डमी वेरिएबल यूज करते हैं। अब m ये क्या होता है? डमी वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अ, समझा देती हूँ कि जैसे एग्जांपल लिया हमने कि आपका एजुकेशन का इफेक्ट
वेजेस पे कितना पड़ रहा है, वेजेस पे कितना पड़ रहा है, राइट। एजुकेशन का इफेक्ट आपके वेजेस पे कितना पड़ रहा है। अब एजुकेशन आपका हायर स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, सॉरी बैचलर्स भी हो सकता है, किसी ने बैचलर किया होगा, किसी ने मास्टर्स किया होगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो हम इसमें नंबर असाइन कर देते हैं, 0, 0, 1, यानी कि इन दोनों का कोई नहीं इफेक्ट है, मास्टर्स का इफेक्ट हुआ। तो इसी को बोलते हैं डमी वेरिएबल असाइन करना, ठीक है। अब क्यों इंक्लूड, अगर डमी वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, इफ वी इंक्लूड, अगर मान लो डमी वेरिएबल हमने m-n, यानी कि जितना नंबर है उससे एक कम नहीं किया, और m नंबर ऑफ डमी वेरिएबल को इंक्लूड कर लिया और इंटरसेप्ट को भी ले लिया, तब क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट को भी ले लिया, तब हमारा जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा वो आएगा परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी का, ठीक है। परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। डमी वेरिएबल क्या होता है, सारे का सम, सम ऑफ जितने भी डमीज हैं, जितने भी हमने डमीज वेरिएबल लिए हैं सबका सम एक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही प्रॉब्लम जनरेट, अगर ये सारी, अगर हमने m-1 नहीं लिया, m लिया, तो आपके मॉडल में एक प्रॉब्लम जनरेट होगा मल्टी कोरियलिटी, जिसकी वजह से डमी वेरिएबल ट्रैप जनरेट हो जाएगा। क्या, डमी वेरिएबल ट्रैप। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए, इसी ट्रैप को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं डमी m-1 के कंसेप्ट को, कि जितना m वेरिएबल है उससे एक कम वेरिएबल लिया हमने, ठीक है। और इंटरसेप्ट के साथ कीप द इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, कीप द इंटरसेप्ट टर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हमने समझा कि हमने तीन यहाँ पे वेरिएबल लिया था, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर्स, तो यहाँ पे हम अपने मॉडल में m-1 यूज करेंगे, यानी कि टू वेरिएबल को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, दो ही वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। ये आपका डमी वेरिएबल का कंसेप्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ अ वेरिएबल हैज m कैटेगरी वी कैन रन द रिग्रेशन यूजिंग m-1 डमी वेरिएबल एंड द इंटरसेप्ट टर्म, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। m नहीं करेंगे, अगर ये कर लिया तो हमारा डमी ट्रैप जनरेट होगा, ट्रैप जिसके अभी बारे में, विदाउट एन इंटरसेप्ट नहीं होगा, m+1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दिसंबर 2024 कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम अगस्त 2024 का पेपर, जो ये पेपर शायद लीक हुआ था, ये पेपर लीक हुआ था पेन एंड पेपर वाला, तो ये वही पेपर है, राइट। सो देखते हैं, टेस्टिंग फॉर कोइंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय, कोइंटीग्रेशन, ओके, टेस्टिंग फॉर कोइंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय चाउ टेस्ट, प्लस फेरॉन टेस्ट, एंजल ग्रेंजर टेस्ट, नहीं, एंजल ग्रेंजर टेस्ट, ठीक है। कोइंटीग्रेशन क्या होता है, कोइंटीग्रेशन अगर आपसे पूछे कि मतलब, पहले ये तो मैं ऑप्शन को बता ही रही हूँ, कोइंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका हम यूज करते हैं किसी दो वेरिएबल को टेस्ट करने में, कि कोई दोनों वेरिएबल लॉन्ग टर्म उनका रिलेशनशिप क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या है, तो इसके लिए हम एंजल ग्रांजर टेस्ट को यूज करते हैं। ये आपका 1987 में आया था, एंजल एंड ग्रांजर दोनों ने मिलके इसको दिया था। इस टेस्ट को क्यों यूज करते हैं, ये टेस्ट यूज कर फॉर द प्रेजेंस ऑफ कोइंटीग्रेशन, प्रेजेंट चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब कोइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वेरिएबल्स बाय चेकिंग if the residual from a regression
बिटवीन, मैं समझा रही हूँ, बिटवीन नॉन स्टेशनरी सीरीज आर स्टेशनरी। इसको नोट डाउन कर लेना। मतलब ये कह रहा है कि दो वेरिएबल जो हमारे हैं, उसमें उसमें जो रेसिडुअल्स है, ठीक है, नॉन स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों में रिलेशनशिप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या हो सकता है उन सारे रेसिडुअल्स के वेरिएबल्स में, रेसिडुअल्स में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटिंग, क्यों यूज करते हैं, इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, राइट, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं। नाउ ये तो एंजल ग्रैंजर टेस्ट यूज को इंटीग्रेशन देखता है दो रेसिडुअल्स का, बाय चेकिंग इफ द रेसिडुअल फ्रॉम अ रिग्रेशन बिटवीन नॉन स्टेशनरी सीरीज और स्टेशनरी सीरीज दोनों के बीच में देखते हैं। अब ये तो हमने पता कर लिया, अब हमें ये भी पता होना चाहिए चाउ टेस्ट, फिलिस फेरोन टेस्ट एंड एरर करेक्शन करेक्शन मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका जो चाउ टेस्ट है ना, चाउ टेस्ट ये बेसिकली स्ट्रक्चरल ब्रेक चेक करता है। आपका स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए हम चाउ टेस्ट का यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल ब्रेक इन अ रिग्रेशन मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि हमने, जैसे अभी जीएसटी आया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या मैं बता रही हूँ कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ। अब इस जीएसटी रिफॉर्म से क्या चेंजेस आए, क्या हमारे रेवेन्यू की कर्व में कुछ, जैसे पहले ऐसे था हमारा कर्व जा रहा था, जीएसटी रिफॉर्म में, रिफॉर्म आने की वजह से एक ब्रेक हो गया, ऐसे हो गया, राइट, डाउन की तरफ चला गया या अप की तरफ चला, ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल ब्रेक चेंज डिटरमाइन करता है बिफोर किसी पॉलिसी के आने से पहले एंड आफ्टर किसी पॉलिसी आने के बाद, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, चेक करता है, चेक इफ जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, चेंज बिटवीन टू पीरियड, दो पीरियड के में कोफिशिएंट कितना चेंज हो रहा है, टू पीरियड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बिफोर एंड आफ्टर पॉलिसी चेंज। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे, अब ये चेक कैसे करते हैं, एफ टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होता है रिग्रेशन ऑफ अ, पी मीन्स क्या है, यानी पूरे सैंपल का, सैम आरएसएस, यानी आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पूरे सैंपल का माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन, पहले पीरियड का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर दूसरे पीरियड का अपॉन के इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपॉन residual sum of square 1 plus residual sum of square 2 upon n1 plus n2 minus 2 के। मेक श्योर ये लिख लेना, चार टेस्ट पूछा है तो ये आपका फॉर्मूला भी दे सकता है, ठीक है। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट, के आपका क्या है, ये नंबर ऑफ कोफिशिएंट है, के आपका नंबर ऑफ कोफिशिएंट है, एंड N1 N2 आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हर एक पीरियड में। क्या मैं बोल रही हूँ, ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ईच पीरियड का, हर एक पीरियड का, ठीक है। ये आपका चाउ टेस्ट के बारे में आपको मैंने कुछ बता दिया, ओवरव्यू दे दिया। नाउ कम टू फिलिस फेरॉन टेस्ट, ये भी पूछा है, चाउ टेस्ट हो गया, फिलिस फेरॉन देख लेते हैं, ये क्या है, फिलिस फेरॉन टेस्ट पीपीटी। ये आपका यूनिट रूट टेस्ट, इसको हम यूनिट रूट टेस्ट और स्टेशनैरिटी के लिए यूज करते हैं कि कोई भी आपका डेटा स्टेशनरी है कि नहीं, ठीक है, इन अ सिंगल टाइम सीरीज। स्टेशनरी का मतलब क्या है, जिसके मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस कांस्टेंट है ओवर द टाइम, टाइम के हिसाब से बदल नहीं रहे हैं। इस अब इसमें मॉडल कैसे रिप्रेजेंट होता है,
दिखता कैसे? चेंज इन वाई टी इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा वाई टी -1 प्लस ई टी। ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये आपका फिलिस फेरॉन टेस्ट है, जिसमें यूनिट रूट टेस्ट चेक करते हैं स्टेशनरी है कि नहीं है। उसके लिए आप फिलिस फेरॉन यूज करते हैं। नाउ कम टू एरर। अनदर क्या है? एरर करेक्शन मेथड ईसीएम। ये आपका शॉर्ट टर्म डेविएशन मेजर करता है। ये ऐसा टेस्ट है, ये टेस्ट शॉर्ट टर्म डेविएशन के लिए यूज होता है। एंड ये चेक करता है कि हाउ वेरिएबल्स एडजस्ट टुवर्ड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। कैसे वेरिएबल मतलब चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, हाउ वेरिएबल अपने आप को एडजस्ट कैसे कर रहा है, हाउ वेरिएबल एडजस्ट टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम आफ्टर, जब हमने को इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश किया। को इंटीग्रेशन इज established। मेक श्योर आप ये सारे नोट डाउन करोगे। अब ये दिखता कैसे है? दिखता कैसे है ये मॉडल वाई टी? ये सारे ना सॉफ्टवेयर पे होते हैं, तो पता नहीं है क्यों अब पढ़ना बेसिक जरूरी है। ये तो अब सारा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी कर देता है। अल्फा यू टी -1 प्लस ई टी। यहाँ पे हम डिफरेंसिंग, ये आपका जो चेंज है ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है फर्स्ट डिफरेंसिंग, डिफरेंसिंग करके निकालते हैं। और यू टी माइनस, ये आपका रेसिडुअल है पिछले। -1 मतलब लैग्ड रेसिडुअल है। क्या है? लैग्ड रेसिडुअल्स है। ठीक है, लैग्ड रेसिडुअल्स फ्रॉम को इंटीग्रेशन। और आपका यहाँ पे एक कोफिशिएंट है गामा। ये नहीं, गामा ही बोलेंगे, हाँ गामा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी जल्दी एडजस्टमेंट हो रहा है कोई भी चेंजेस आने की वजह से। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, बैक टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने में कितना समय लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत ज्यादा हमने अंदर जाके पढ़ लिया। अब कुछ भी इन चारों में से पूछ लेगा, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, आई हैव गिवन यू द शीट, आई फॉरगेट इट। यस, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको चीट शीट दिया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, इनका पर्पस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, मेथड क्या है, या फॉर्मूला क्या है, और यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जिसमें डिकी फुलर टेस्ट है, फिर इस पर ये आपका स्टेशनैरिटी और टाइम सीरीज में कितने टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट है, वो मैंने आपको दिया है कि केपीएसएस एंड ईआरएस टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप एक बार देख लेना। एनजी फिलिस फेरॉन टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट देख लेना। नाउ टू टेस्ट एच नॉट, ओके, when both mu is equals to mu naught, when both mu and sigma are unknown, the relevant test statistic mu and, अच्छा, जब नोन होता है तो जेड टेस्ट यूज करते हैं। जब हमें सिग्मा पता होता है तब जेड टेस्ट यूज करते हैं। जब नहीं पता होता है तो टी टेस्ट यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें फॉर्मूला आप देख लेना। ये होता है टी n-1, n-1 अपॉन एक्स पर माइनस म्यू सैंपल का है √10। यानी इसमें से देख ले तो कौन सा करेक्ट है? n-1, हाँ ये वाला करेक्ट है। ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, A and B are two events such the probability of A complement, बार या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बोल सकते हो, यानी इसका मतलब है ए हो चुका है। ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? मिला 0.2। हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी हो चुका है।
बी हो चुका है, तब उन दोनों में से कॉमन क्या है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की क्या चांसेस है। 1 माइनस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, 0.6, ये 0.4 है। तो 1 - 0.4 इज 0.6। नाउ हम ये पता करेंगे कि हाँ, ये तो हमें पता हो गया। अब हमें ये चीज पता करना है कि जब बी हमारा हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है आने की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का, ए के होने का, ये बराबर ए और बी का इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो चुका है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो आपको ये पता है, दिस इज 0.4, दिस इज 0.2 प्लस इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा 0.4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नहीं, 2 नहीं, 1 इज करेक्ट, 0.4। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं। बट ये पी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन है। और ये जब भी किसी के बार लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी ये चीज हो चुका है। ये चीज हो चुका है, कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, ठीक है, प्राइम लगा देगा, तो ये चीज हो चुका है। और ये आपको पता है यूनियन, यानी कि यूनियन यानी दोनों को मिला के। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग है। जनरल, जनरल हेट्रोस्केडास्टिसिटी, या टेस्ट, जनरल टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी, जनरल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका हेट्रोस्केडास्टिसिटी वाइट टेस्ट में जाएगा, एंड ऑटो कोरिलेशन ब्रूस गॉटफ्रे टेस्ट, साइमल्टेनिटी आपका हॉशमैन, एंड स्पेसिफिकेशन रामसे टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है 3, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। देखिए ऑप्शन में, 1 नहीं, 3 नहीं, 3, 4, 2, 1, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये सारा टेस्ट मैंने कल की क्लास में दिया है, अभी भी दे रही हूँ, अभी मैंने देखा। ये देखो, मैंने दिया रामसे टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, ये रामसे टेस्ट आपका फंक्शनल फॉर्म टेस्ट करने में, कि आपका जो मॉडल है ना उसका फॉर्म टेस्ट करने में यूज होता है, या फिर स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट करने के लिए यूज होता है। हॉशमन टेस्ट आपका एंडोजेनाइटी या साइमल्टेनियसली डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड रैंडम, रैंडम इफेक्ट देखता है। वाइट टेस्ट तो आपको पता ही है, कल की क्लास मतलब इससे पहले वाली जो क्लास हमारी थी ना, उस पे मैंने हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी सारे टेस्ट चेक करने के और रिमेडियल मेजर एक चीट शीट दिया था। मेक श्योर कि आप देख लेना। अच्छा, मैं दिखाई देती हूँ, शायद इसमें होगा। हाँ देखो, ये मैंने दिया था, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, इसके अंदर टेस्ट, इसके इंटरप्रिटेशन, इसके रिमेडियल मेजर, ये सारे नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ चले गए, बहुत सारे क्वेश्चन है। आई एम ट्राइंग टू कवर एज मैनी एज आई कैन। ठीक है, estimation of regression coefficient in the presence of high but not perfect multicollinearity में result in all of these except, मतलब कोलिनियरिटी तो है लेकिन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। मल्टीकोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, बताना कमेंट करके कि मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, को मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं है, तो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, समझ रहे हो। इन सब में से क्या चीज नहीं हो सकता। ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेशन ये हो सकता है, जब भी आपका परफेक्ट या कोई भी मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल द एस्टिमेट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। नो, जब मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगा सिग्निफिकेंट कैसे होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा।
High R square, yes. High square estimates are blue, yes. Even the existence of multicollinearity blue हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। You have carried out a regression analysis after thinking about the relationship between the two variables. You have decided that you must swap the explanatory and response variable. Okay. After refitting the regression model to the data, you expect that, मतलब ये क्या बोल रहा है कि मैंने कोई एक दो रिग्रेशन मॉडल, दो रिग्रेशन वेरिएबल लिया है और मैंने उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है, लेकिन बाद में मैंने उसको स्वैप कर दिया। स्वैप मतलब एक्सचेंज कर दिया, यानी कि सबसे पहले मेरा एक्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था और वाई हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल था। मैंने अब वाई को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले लिया और एक्स हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल हो गया, स्वैप कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल चेंज। ओके, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल चेंज, चेक कर लेते हैं। आर एक्स वाई चाहे आर वाई एक्स, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वैल्यू चेंज नहीं होगी स्वैप करने के बाद भी, तो ये डज नॉट चेंज। ठीक है, इवन इन स्वैप तो ये चेंज नहीं होगा। द साइन ऑफ स्लोप विल चेंज। द स्लोप का साइन, यानी स्लोप किससे रिप्रेजेंट करता है किसी मॉडल में, उसके कोफिशिएंट्स हैं। अगर मैंने y इक्वल्स टू एक्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई लिया, वाई आई इक्वल्स टू, तो ये क्या है, स्लोप है। तो हमने स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा वन इक्वल्स टू, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है इसका रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, स्लोप। अब अगर ये बोल रहा है अगर मैंने स्वैप कर दिया, स्वैप करने पे क्या हो जाएगा, इसका कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा, नीचे y। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा स्लोप तो चेंज होगा, स्लोप विल चेंज, बट साइन रिमेन सेम, साइन सेम रहेगा, रिमेन सेम। ओके, नाउ ये तो सही है, स्लोप विल चेंज, यस, स्लोप चेंज हो जाएगा, साइन सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंस विल चेंज, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चेंज होगा, विल चेंज। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विल चेंज, नहीं। यस यस, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंस, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, हाँ ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ठीक है, जब आपका इंटरप्रिटेशन ये चेंज हो जाएगा, जब इसको डिटरमाइन करेंगे ना, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। हाँ, ये भी चेंज होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एसएसई विल चेंज। एसएसई मतलब, एसएसई, एसएसई यानी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर विल चेंज। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, मुझे लगा इसमें मल्टीपल ऑप्शन चेक करना है, नहीं देखो यहाँ पे ना क्या, मुझसे मिस्टेक हो गया, द साइन ऑफ द स्लोप विल चेंज, नहीं चेंज होगा, स्लोप का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, स्लोप का साइन चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, नहीं, आर स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, जब आपका यही चेंज नहीं हो रहा है, कोरिलेशन की वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे चेंज होगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, इसका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कि इसका इंटरप्रिटेशन चेंज होगा। ठीक है, ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये हमें बताएगा कि विच वेरिएबल इज प्रिडिक्टेड, वेरिएबल
प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्शन चेंज हो गया ना, एक्स वाई वाई एक्स, तो ये हम सिर्फ चेंज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंडोजेनस वेरिएबल काउंट आर स्क्वायर लंच बॉक्स टेस्ट स्टैटिस्टिक लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो एंडोजेनस आपका जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस इसमें होते हैं। एंड काउंट आर स्क्वायर ये आपका जाएगा पैनल डेटा रिग्रेशन में। लंच बॉक्स ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लिव इट, ये आपका जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट में। एंड नाउ लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल्स मॉडल ये आपका लॉजिट रिग्रेशन में जाएगा। क्लियर है, डमी वेरिएबल जिसमें 0 और 1 लॉजिक रिग्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो दैट इज सेकेंड 3 1 4, 4 नहीं 6 नहीं 4, सेकेंड 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओ गॉड, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर दिसंबर 2023। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इस साल में। देखो, ये पेपर बहुत हार्ड आया था, तो जब भी याद रखना पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आए तो स्टार्ट्स एंड इको ट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देखो इसमें कितने क्वेश्चंस है स्टार्ट्स एंड इको ट्रिक्स के, और अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। दिख रहा है, ये सभी दिसंबर 2023 ही चल रहा है। तो मेक श्योर कि आप प्रिपेयर वर्स्ट वर्स्ट के लिए भी रहो। कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, यही आपको जेआरएफ से पीछे कर देगा अगर आप स्टैट्स एंड इको ट्रिक से डरते हो। ओके, now in a regression of dependent variable on intercept and k other independent using an n observation, what are respectively the numerator, ये f टेस्ट का पूछा है तो बहुत इजी है। f स्टैटिस्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन n माइनस के माइनस 1, ये सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो k -1 नहीं, न्यूमरेटर में है के, डिनोमिनेटर है n-k-1, के n-k-1, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको टेस्ट के बारे में दे दिया, मेक श्योर आप देख लेना। टी टेस्ट फॉर इंडिविजुअल, टी टेस्ट का टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये सारा किस लिए यूज होता है, एंड इसके फॉर्मूला, इसके न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर में क्या है, एंड चीट नोट्स। ओके, नाउ ये सिंपल सा लॉजिक मॉडल है, हमने लास्ट क्लास में किया है लॉजिक मॉडल का प्रॉपर। ऑड सम ऑफ स्क्वायर, लॉग ऑफ ऑड्स, हमने देखा था ना क्या होता है लॉग ऑफ ऑड्स। डू इट बाय योरसेल्फ, करना है इसको, इसका आंसर कमेंट में करके मुझे बताना कि ऑप्शन नंबर 54 का क्या आंसर है। Now, if the estimate slope coefficient in the regression on y on x is beta hat, what is the estimated slope of coefficient of regression fy on 5y on 10x? ओके, आपसे ये पूछ रहा है कि अगर y on x इसका जो कोफिशियंट है वो बीटा हैट है, तो 5y on 10x इसका कोफिशियंट क्या होगा, स्लोप कोफिशियंट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। हमें क्या पता है कि बीटा हैट, अभी मैंने बताया था इसका स्लोप कोफिशिएंट, इसको कैसे निकालते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कोवेरिएंस अपॉन एक्स एंड वाई, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर 5y, न्यू वाला प्राइम एक्स प्राइम बराबर 10x, देन आपका स्लोप कोफिशिएंट क्या होगा, बीटा हैट प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नया डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन वेरिएंस ऑफ नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी एक्स प्राइम।
तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, कोवेरियंस ऑफ एक्स प्राइम का क्या है, यहाँ पे हम, ठीक है, एक्स प्राइम इज 10x, कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे x होगा, ठीक है। हाँ, इसको मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्स वाई होगा, यहाँ से यहाँ पे एक्स प्राइम होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोवेरियंस ऑफ 5y 10x अपॉन वेरिएंस ऑफ 10x। अब इसी को सॉल्व करना है। अब ये कोवेरिएंस वाले कैसे सॉल्व होते हैं, कोवेरिएंस वाला ऐसे सॉल्व होगा कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कोवेरिएंस ऑफ y एन एक्स, यानी ये क्या है, ए बी मल्टीप्लाइड बाई कोवेरिएंस ऑफ वाई एन एक्स, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ यहाँ पे क्या है, कोवेरिएंस ऑफ 5y एंड 10x, तो ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, कोवेरिएंस ऑफ y प्राइम एंड x प्राइम, यानी कि हो गया 50, कोवेरिएंस ऑफ y प्राइम एंड x प्राइम, ठीक है। नाउ वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ 10x इक्वल्स टू क्या होता है, वेरिएंस किसी का भी x, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका बीटा स्क्वायर, जब इसको खोलोगे ना वेरिएंस को, तो ये होगा बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 10x है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100 वेरिएंस ऑफ x। अब इसी की यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने जगह यहाँ पे छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ जल्दी से। तो वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, ये हो गया 50 कोवेरिएंस ऑफ y हैट x हैट, हैट नहीं प्राइम, 100 x प्राइम, सॉल्व करो, ये आएगा 0.5, यानी कि बीटा हैट प्राइम की वैल्यू आपकी आई 0.5। ऑप्शन नंबर, ये आया 5 बीटा हैट, नो नो नो, 0.5, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, मैं नहीं बताऊंगी, लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे टेस्ट बताए हैं और अभी स्टार्टिंग क्लास में है, तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे ऑप्शन में देना कि क्या है, ठीक है। फॉर अ वैर मॉडल एस्टिमेटेड यूजिंग, वैर मॉडल है, ओके, estimated using two variables x and y, lags of y are jointly significant in the equation for x, but lags of x are jointly insignificant in the equation for y, which are conclude, मतलब ये बोल रहा है कि जब हम y का लैग ले रहे हैं तो दोनों, y का लैग का मतलब क्या है, जब y को पिछले से साल से कंपेयर कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हम x की लैग वैल्यू ले रहे हैं तो इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि x y तो एक्सप्लेन कर पा रहा है लेकिन x नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, यही इसका मतलब है। तो बहुत सिंपल से, देयर इज नो, नहीं, नो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि y तो एक्सप्लेन कर पा रहा है। देयर इज अ, what is this, there is a bidirectional grandeur, नहीं नहीं, x grandeur causes y, ओके, बट y does not, नहीं y तो बता पा रहा है ना, y grandeur causes x but x does not, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, y बता पा रहा है लेकिन x नहीं बता पा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये मैंने आपको चीट नोट दिया है, वैर मॉडल यानी वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, ग्रैंजर कॉशलिटी, एग्जामिन वेदर पास्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द अदर, मतलब पास्ट एक वेरिएबल हेल्प कर रहा है अपने प्रिडिक्टिव, मतलब उसके पास्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर पा रही है कि नहीं, ठीक है, प्रिडिक्शन में। इट इज ऑब्जर्व दैट लैक्स ऑफ, ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप यू कैन गो थ्रू इट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन द मॉडल ऑफ, ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ, एल एन वाई आई, ये आपका एल एन मीन्स लॉग है, नेचुरल लॉग, प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, वेयर द नेचुरल लॉग इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ये मॉडल है आपका लॉग लिन मॉडल,
ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बीटा एक्स आई इसका इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बट अब ये इसी से हमारा खत्म नहीं हुआ, हमें अभी ये पता होना चाहिए कि लिन लॉग मॉडल, लिन लॉग, लॉग लॉग और लॉग लिन, ये सारे मॉडल क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, इसके इलास्टिसिटी आपको पता होना चाहिए। सो हियर वी आर विथ चीट नोट्स। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिन 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 मॉडल यानी कि लीनियर लीनियर है, कहीं भी लॉग आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका इलास्टिसिटी ये है। इसका इंटरप्रिटेशन हमेशा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि परसेंटेज चेंज इन वाई फॉर 1% चेंज इन एक्स वेरीज विथ एक्स एंड वाई। लॉग लिन मॉडल, इसका इलास्टिसिटी दिया है, इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन एक्स आई, या मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, ये सारे मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका इंटरप्रिटेशन आप एक बार देख लेना। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, आई विल डील विद इट। लेट मी ट्राई। सपोज यू आर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, अगेंस्ट with population this variance given the computed value of test statistic ZC, what is the p value। देखो हमने अल्फा बाई 2 पढ़ा था, तो मुझे यहीं से पता चल रहा है, जेड अल्फा बाई 2 नहीं देखा था, यही है, तो इसी से रिप्रेजेंट कर लेना। देन पावर ऑफ टेस्ट 1 - 1 - बीटा, बीटा इज व्हाट, टाइप 2 एरर। नाउ गिवन द रैंडम सैंपल ऑफ size n from the population with mean mu and the variance sigma square, the sample mean has the following expected value of the variance। देखो expected x bar इक्वल्स टू क्या होता है, मीन म्यू, और वेरिएंस ऑफ x bar इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, यही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये क्या दे दिया है, n इज n सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे n भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ गॉड, मैंने ये ब्रह्मास्त्र आपको दिया है, चीट नोट। अब ये क्या है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन का है, देखो देखो, सैंपल मीन, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल इफ पॉपुलेशन नॉर्मल, एक्सपेक्टेड मीन, वेरिएंस, ये सारा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड एरर, इसके नोट्स, अनबायस्ड एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन मीन, सैंपल का प्रोपोर्शन, उसका फॉर्मूला, उसके स्टैंडर्ड एरर्स, ये सब मेक श्योर आप इस सबको देख लेना, न्यूमेरिकल सारे आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बचने नहीं छूटने नहीं चाहिए। डिफरेंस इन प्रोपोर्शन, टी स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर, सारी चीजें ओवरऑल दे दी है मैंने। ओके, मेक श्योर इसको आप नोट डाउन कर लेना और जहां पढ़ते हो वहां लगा लेना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल के बारे में बोल रहा है। ओके, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल कंडीशनल, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। ओके, देखो नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कंडीशनल of value of explanatory x is linear function of x। okay, estimated value of conditional probability of occurrence of an event lies between 0 and 1, error term is homoscedasticity, r square of good measure is the goodness of fit। okay, एक बार देख लेते हैं इसको क्या है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नॉट ट्रू पूछ रहा है, हाँ ये तो सही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कंडीशनल ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी। जब भी हम एक्सप्लेनेटरी वैल्यू का कंडीशनल फॉर्म निकालेंगे तो वो उसके बराबर होगी, यही कह रहा है आपसे, तो ये करेक्ट है। नहीं, क्या पूछ रहा है, लीनियर इन फंक्शन ऑफ, नॉट ट्रू है ना, तो ये तो करेक्ट है, हाँ कंफ्यूज हो गई मैं भी। Estimated value of conditional probability of occurrence of an event lies between 0 and 1। We cannot say that, right? We cannot say that.
error term is homoscedasticity, no, heteroscedasticity. R square is a good measure of goodness of fit, no, आर स्क्वायर नहीं, एडजस्टेड आर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट, मतलब ये सारे गलत गलत है. तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा बताया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एक तरीके का रिग्रेशन मॉडल है. यूज किया जाता है व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल टेक्स ओनली दो वैल्यू. जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या तो 1. ठीक है. इन दिस मॉडल द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट अकर इज रिटन एट अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स. मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लिखा कैसे जाता है, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स. जिसका क्या मतलब है, द प्रोबेबिलिटी इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन ऑफ एक्स. यानी ये किसका फंक्शन है, एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी. ठीक है. देयर फोर स्टेटमेंट वन इज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट वन जो ऊपर वाला था वो सही है, बट द मॉडल हैज अ मेजर लिमिटेशन. फर्स्ट, द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एलपीएम डू नॉट ऑलवेज स्टे बिटवीन 0 and 1. यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है. वो 0 से नीचे भी जा सकता है और 1 से ऊपर भी जा सकता है. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया. सेकेंड, द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इन द एलपीएम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है उसका वेरिएंस. ठीक है. इसकी वजह से वहां पर होमोस्केडास्टिसिटी नहीं हेट्रोस्केडास्टिसिटी होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू. थर्ड, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी. बाइनरी होने की वजह से आर स्क्वायर वैल्यू डज नॉट करेक्टली मेजर गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल. ठीक है. इसीलिए आर स्क्वायर सही मेजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में नंबर्स है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी सी डी इज करेक्ट. सॉरी, रॉन्ग है, गलत है. ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बाप रे, कितने सारे क्वेश्चंस है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी करने मैं अब जल्दी जल्दी बढ़ा रही हूँ. राइट. विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ वीकली स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस. देखो, वीकली स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि तीन इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आपको पता होना चाहिए, स्टेशनैरिटी के कंडीशंस होते हैं. वो आपका है कि कौन मीन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, म्यू इज यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी इक्वल्स टू वाई टी, या फिर म्यू ले लो, म्यू म्यू के बराबर होना चाहिए. दूसरा कांस्टेंट वेरिएंस, वेरिएंस इज कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. कोवेरिएंस इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये कल की क्लास में लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था. कोवेरिएंस इज ऑल्सो कांस्टेंट, जो कि एक गामा टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर वो वीकली है तो इन तीनों में से एक कंडीशन कोई फॉलो नहीं हो रहा होगा. ठीक है. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई ना कोई तो बदल रहा होगा. तो मीन इज टाइम वेरिंग. ओके. मीन तो नहीं होगा, मीन नहीं बदलेगा. मीन इज कांस्टेंट, मीन इज कांस्टेंट, यस. वेरिएंस इज कांस्टेंट, यस. कोवेरिएंस इज टाइम वेरिएंस, यस. कोवेरिएंस हमेशा बदलता रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये आपका वीकली स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस है. तो यानी बी सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर इसको लिखते कैसे हैं एक बार मैं बता देती हूँ. कोवेरिएंस कैसे दिखता है, एक्स टी प्लस एच इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस म्यू, एक्स टी प्लस एच माइनस म्यू, ये एक्सपेक्टेशन है. इसको हम गामा एच से रिप्रेजेंट करें, यानी कि गामा के साथ एक एच टर्म जुड़ गया, यानी कि टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, लैग वैल्यू ऐड हो गई है, जिसको हम एच बोल रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर बी सी डी, बी सी डी, बी से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैंने कुछ ये राइट अप दिया है, एक बार देख लेना इसको. ओके. The OLS regression output of wages on educations and cognitive ability. ठीक है. OLS रन करना है जहां पे wages का इफेक्ट देखना है. wages डिपेंड करता है एजुकेशन और कॉग्निटिव एबिलिटी पे. ठीक है. वेजेस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये आपका नीचे वाला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है. ठीक है. एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर दे दिया है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर.
विच इज व्हाट 4745.475। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। ठीक है। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर दिया है 33651.28। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 567। ओके। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सही पूछ रहा है। सही क्या है? फॉर 1 ईयर इंक्रीज इन स्कूलिंग wage per hour increases by 640 on an average when CA is constant cognate। देखो इसका इंटरप्रिटेशन आपको करना आना चाहिए। देखो वेजेस आपका थाउजेंड्स में मेजर हो रहा है, थाउजेंड्स में। और इसका जो सीए का इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, नहीं, स्कूलिंग का इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है। ठीक है। और ये देखो पॉजिटिव है रिलेशन, यानी कि 1 साल और अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग में, तो वेज जो है ऑन एन एवरेज हमारा थाउजेंड्स में बढ़ रहा है, बढ़ेगा। यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इनटू थाउजेंड्स, यानी कि 640 से बढ़ जाएगा। ये कीपिंग कॉग्निटिव एबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये करेक्ट है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि अगर मैं आपसे सीए का इंटरप्रिटेशन पूछ रही हूं। ठीक है। मैं सीए का इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सीए का इंटरप्रिटेशन क्या होगा जब आपका वेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। फॉर 1 ईयर इंक्रीज इन स्कूलिंग वेजेस पर आवर इंक्रीजेस बाय 640 ऑन एन एवरेज व्हेन सीए केप कांस्टेंट। ऐसे इंटरप्रेट करना होता है कि एक एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा है और दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसी तरह आप मुझे सीए का भी बताओगे। नाउ द वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स ऑफ सीए इज 3, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी। टी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बीटा हैट अपॉन स्टैंडर्ड एरर। इसका कोफिशिएंट क्या है 0.15 अपॉन इसका स्टैंडर्ड एरर है 0.05। ये आ गया 3। हाँ ये सही है। द एफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय, एफ का हमने पढ़ा था क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन के अपॉन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन n माइनस के माइनस 1। तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, इसका मैं यहां लिख देती हूं। इसका है 4745.75 अपॉन 2, 33651.28 अपॉन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 567। यही दिया है, यही लिखा है 474। यस, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। एफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय, नो 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 नो, ये तो पूरा गड़बड़ दे दिया। ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर सी 3 इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, जब मैंने उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना तोड़ना स्टार्ट किया तो बहुत इजी हो गया। आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक मॉडल, लॉग मॉडल, ये कर लेना, बहुत इजी है। डू इट बाय योरसेल्फ। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या होगा इसका ऑप्शन। ये इसका ऑप्शन है, पॉज कर लेना एंड मुझे बताना। ओके। The sum of square of n independent standard normal variable, sum of square of n, अच्छा मैच द फॉलोइंग है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट टू स्क्वायर रूट ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएबल। ओके। रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएबल डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से जब हमने बात कर लिया ना, तो ये आपका तुम्हारा एफ टेस्ट हो गया। एफ टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। नॉर्मल वेरिएट माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये कुछ नहीं है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं, क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएंट। हाँ ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ये होता है ना एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 2।
और दिस इज ऑप्शन, ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। अच्छा ये स्क्वायर, ये काई स्क्वायर है, ये काई स्क्वायर है, नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल बहुत कंफ्यूज किया है। द सम ऑफ, कल की लास्ट वीडियो में मैंने काई स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे करके था, यानी कि सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका सम आपका काई स्क्वायर वेरिएबल है, यानी ये 4 है, ये होगा 1, टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑप्शन है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन देख लेते हैं, 4 1 2 3, 4 1 2, 4 1 3 2, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत जल्दी जल्दी करना है। चाव टेस्ट, चाव टेस्ट ठीक है। चाव टेस्ट इज नॉर्मली रन टू अंडरस्टैंड, देखो चाव टेस्ट के बारे में अभी बताया, जितनी चीजें आपको याद हो, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक, ठीक है। रन टू अंडरस्टैंड इन अ सिंगल रिग्रेशन, रन ऑन पूल डेटा, ठीक है। करना क्या है, स्टेप्स है, स्टेप्स है। स्टेप्स क्या होगा, देखो अगर आपको नहीं भी आता हो ये एग्जाम में क्वेश्चन, तो लॉजिक यूज करना। स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले कोई मॉडल होगा, फिर उसको रन कराएंगे, फिर उसकी कोई, रन कैसे होगा, कोई स्टैटिस्टिक्स रखेंगे, कौन सा टेस्ट यूज करना है, उसको रन कराएंगे, फिर वैल्यू जो आएगी उसको उससे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले रन द रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो हमने रिग्रेशन मॉडल लिया है उसको रन करेंगे, यानी कि ए। उसके बाद रन द सेम रिग्रेशन मॉडल टू सैंपल, चाओ टेस्ट में हाँ फॉर्मूला देखा ना, 2 रिग्रेशन मॉडल होते हैं, तो सब उसके बाद हम उसके दोनों पीरियड को चेक करेंगे, कैलकुलेट द एफ स्टैटिस्टिक्स, यस। फिर उसके बाद जो वैल्यू है उससे एफ वैल्यू आएगी, एफ वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू निकल के आएगी, फिर हमने चेक करेंगे, रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करेंगे। तो ABCDE दे दिया है, ABCDED, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मतलब सिंपल ही दे दिया है, बहुत सारा सिंपल है। ये मैंने चार टेस्ट के बारे में दिया है, एक बार रीड कर लेना। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिवन, ठीक है, स्टेटमेंट है assertion and reasoning, गिवन अ रैंडम सैंपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल मीन टेंड्स टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई भी एक सैंपल, जितना ज्यादा एन बढ़ाते जाओगे ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, एन इंक्रीज करते जाओगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जाएगा। द सैंपल साइज बिकम वेरी लार्ज, यस। नंबर ऑफ सैंपल बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बिकॉज ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, रीजन भी दिया है, हाँ इस, क्या सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से आपका जब एन बढ़ाएंगे तब हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा, रिवर्स भी तो करके चेक करो, हाँ यस। तो आर इज कर, ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसका मैंने कुछ एजर्शन राइट अप दिया है, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शिफ्ट 1 आ गया, एक बार देख लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा हो गया अब तो दिमाग लॉकडाउन में जा रहा है, बट आई ट्राई टू कवर एज मैनी एज क्वेश्चन। फाइंड द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विच कंस्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड्स इन अ टॉस ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 कॉइन हमने लगातार फेंका, तो पहले तो आउटकम लिख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, PI XI का स्क्वायर माइनस PI XI, समेशन है, समेशन, ठीक है। यानी इसको ये आपका वेरिएंस है सैंपल का, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमने 2 कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ठीक है, यही आएगा, अब इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच कंस्टिट्यूट अ नंबर ऑफ हेड इन अ टॉस, हेड, नंबर ऑफ हेड इन अ टॉस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4, टोटल 4 आउटकम होंगे।
नंबर ऑफ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले क्या, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी हेड नहीं आया है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, कोई भी हेड नहीं आया है कहाँ पे, हाँ ये है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2, 2/4। 2/4। ठीक है, दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक, 1/4। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स आई का स्क्वायर, ये 0, 1, 4। अब सम करो पी आई एक्स आई, ये हो गया 0। ये है 1/2, काट दिया ना मैंने इसको, और ये 1/1/2। नाउ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, स्क्वायर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 0। एंड ये 1/2 आएगा, एंड ये 4, ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसका सम क्या होगा? पी आई एक्स आई का सम क्या होगा? 1/2, 1/2। पी आई एक्स आई का सम 1/2, 1/2 यानी 2/2, यानी 1 आएगा। पी आई एक्स आई का स्क्वायर का क्या सम आएगा? 1 + 1/2, यानी कि 3/2, दैट इज 1.5। रखो वेरिएंस इक्वल्स टू क्या था? ये था फॉर्मूला, रखो 1.5 माइनस 1.0 यानी 0.5। वेरिएंस क्या है? 0.5। 0.5 यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, ठीक है, बहुत इजी था। सेम क्वेश्चन, टेस्ट स्टैटिस स्टेशनैरिटी टेस्ट के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है, तो इसका ऑप्शन कमेंट में करके इसका आंसर मुझे बताना जरूर। जितना मैं छोड़ रही हूँ सबका कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे लिख देना कि जैसे शिफ्ट 1 का इतना, क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लॉजिक मॉडल लास्ट क्लास में कराया है। जब वो 0 से 1 टेंस करता है तो हमारी जो वैल्यू है वो लाई करती है -∞ से +∞ की ओर। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने कराया, एक बार देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द रिग्रेशन मॉडल ये दिया हुआ है, इज यूज टू, देखो यहाँ पे डी दिया है, यानी कि डमी वेरिएबल जोड़ा है। ठीक है, डी से डी स्ट्रक् डी सीजनलाइजिंग द टाइम सीरीज, नो सीजनलाइजिंग, नो स्ट्रक्चरल ब्रेक, यस चाओ टेस्ट। देखो जब भी ऐसे मॉडल में ना डी वेरिएबल मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे भी डी वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिया है, तो ऐसा मॉडल आपका स्ट्रक्चरल ब्रेक में यूज होता है। अब देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बार देखना। देखो स्ट्रक्चरल ब्रेक का मतलब क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि पॉलिसी आने से पहले, पॉलिसी आने के बाद क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, तो उस मॉडल में हमने, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, आपका स्ट्रक्चरल ब्रेक ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां पे एक इसका जो वेरिएबल है, एक इसका जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा डमी वेरिएबल से, ऐसे मॉडल को स्ट्रक्चरल ब्रेक मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार देख लेते हैं, द रिग्रेशन मॉडल वाई टी बीटा 1 हैट β1 + β2 डी, ऐसे लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। यूडी इज कॉमनली यूज टू एनालाइज द स्ट्रक्चरल ब्रेक इन टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा। In this model, dt is a dummy variable which take a value 0 before potential break। ठीक है, डमी वेरिएबल के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया है। इंटरैक्शन देखो, एक्स टी डी टी allow the slope of independent variable xt to change across the two regime। चेंज हो रहा है दो रिजिम्स में, मतलब पहला ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने के बाद। ठीक है, चेंज हुआ पॉलिसी आने से पहले, पॉलिसी आने के बाद। तो क्योंकि इसके जो वेरिएबल है इसके साथ डमी यूज हो गया है, तो इसमें हम स्ट्रक्चरल ब्रेक मॉडल यूज करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना, पॉज करके कि क्या लिखा हुआ है नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ ओके, तो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जब अभी इसको कराने जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई मीन इट विल टेक अ वेरी मच टाइम, बट ठीक है, मैंने
आपको मैक्सिमम, देखो ये आपको मैंने आपको बताया था, ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस, एनालाइज करने की कोशिश करना, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अपने पोटेंशियल्स का अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, अभी बहुत कम टाइम है, जेआरएफ अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है। ओके, सो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो। कोशिश करेंगे कि मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊं जिसमें ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और अच्छे से डिटेल में कवर अप करूं। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन था, दैट्स व्हाई मतलब बहुत सारी चीजें कवर अप की हैं। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, एंड सारे मेक श्योर जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिए हैं उसके कमेंट बॉक्स में करके आप बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। सो थैंक यू सो मच, फिर पढ़ते रहिए, एंड फिर मिलेंगे।